बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह ताला हम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जो इम्तिहान की तैयारी नहीं कर सके, इंशाल्लाह ताला उनकी जो है फार्माकोलॉजी का क्विक रिवीजन करवाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है एंटी डिप्रेसेंट्स, और ये जो किताब मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मिनी कैटजंग है। तो मैं बताता चलूँ कि एंटी डिप्रेसेंट्स की हमारे पास मुख्तलिफ क्लासेस हैं। इस बुक में तो बहुत कम्प्लेक्स लिखा हुआ है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला इसको आसान से आसान तरीके में बताऊंगा। तो बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट इस इफेक्ट पे काम करती हैं, या तो ये सेरोटोनिन को बढ़ाती हैं या ये नॉरएपिनेफ्रिन को बढ़ाती हैं, या दोनों को बढ़ाती हैं। इनके बढ़ाने से जो है वो इन न्यूरोट्रांसमीटर के बढ़ने से दिमाग में खुशी की लहर पैदा होती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन कम होता है। तो इसमें पहले हैं एमएओ इनहिबिटर्स, जिनमें हमारे पास सेली, रजी और फीनी है। याद करने के लिए यही है कि माओ सेली, यानी मैं तो ऐसे याद करता था कि बिल्ली ने माओ किया और सेली, रजी, फीनी ये डर गई। तो फीनी से फिनेल्जीन, सेली से सिलेजिलिन और रजा से RASA रासाजिलीन, मैं इसको रजाजिलीन पढ़ता हूँ। और इसके अलावा ट्रेनाइल सिप्रोमीन, फिनेल्जीन, सेलेजिलीन, रजाजिलीन और ट्रेनाइल सिप्रोमीन। तो माओ, रजी, सेली, फीनी। तो इसके अलावा हमारे पास जो मशहूर हैं वो यहाँ पे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं और SSRI हैं, यानी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो मैं बात करूंगा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स की। ये शुरू में बहुत यूज होते रहे हैं, आजकल भी यूज होते हैं। इनका फार्मूला है अम्मी, इम्मी, कलूमी, देसी। तो ट्राइसाइक्लिक में अब अम्मी याद रखना है, इम्मी याद रखना है, कलूमी यानी कलसूम से कलसूमी, और देसी। अम्मी से अम्मी ट्रेप्टाइलिन, क्योंकि अम्मी जो है वो ट्रेप पे ले जाती है, अम्मी ट्रेप्टाइलिन। कलसूमी से कलूमी परामीन, इम्मी से इम्मी परामीन और देसी से देसी परामीन। तो ये इंशाल्लाह ताला आपको याद हो जाएंगी। इसके बाद है हीट्रोसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। तो साइकिल चलाते हुए बंदा गिर जाता है तो उसको जख्म होता है, जिसपे बाम लगानी पड़ती है। इसका फार्मूला है बाम। B से बप्रोपियान, A से अमाक्सापाइन और M से मीर ताजीपीन, यानी मीर ताजी पीता है तो मीर ताजीपीन। और अमाक्सापाइन आपको भूल जाए तो अमाक्सिल, और जो पाइन का दरख्त होता है इसको मिला के अमाक्सापाइन। तो बाम, BAM, बप्रोपियान, अमाक्सापाइन और मीर ताजीपीन। उसके अलावा बोथ सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर हैं। तो इसमें हमारा सरेकी का लफ्ज यूज होता है डुल्लू, हम दुल्लू कहते हैं, जिसका अब्दुल्ला नाम हो तो दुल्लू कहते हैं, डुलाक्सिटीन और वेनलाफेक्सिन। तो जैसे डव साबुन होता है तो ये ₹2 का मिलता है, इसमें दो चीजें होती हैं, डुलाक्साटीन और वेनलाक्साफिन, DV, ये आपने याद रखना है। इसमें डुलाक्सिटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आजकल जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं इनके न्यूरोपैथिक पेन में यही यूज होती है डुलाक्सिटीन, और 2 मंथ से ज्यादा आमतौर पर हम नहीं देते। इसके बाद सिर्फ सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट हैं। इनमें हमारे पास जो है वो तराजोडोन है और निफाजोडोन है। मैं तो इसको तराजू से याद करता था, निवाजू और तराजू 2 भाई थे, तो निफाजोडोन और तराजोडोन। और उसके बाद जो बहुत ही मशहूर हैं ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, SSRI। इनमें सिटेलोपराम, एसिटेलोपराम, फ्लोक्सिटीन, फ्लोबुक्सामीन और इसके अलावा सिट्रालीन शामिल हैं। तो ये जो हमारे पास इनकी क्लासिक ड्रग थी वो फ्लोक्सिटीन थी, और अब बाकी जो है वो पैराक्सिटीन भी है, ये सारी इनमें शामिल है। तो अब मैं इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता, मेरे ख्याल में आपको ये इस तरीके से नाम आसानी से याद हो गए होंगे। इसमें जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हैं वो इनके नाम से ज़ाहिर हैं, और इनके यूजेस और साइड इफेक्ट्स आपने सिर्फ ट्राइसाइक्लिक के और SSRI के करने हैं, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई यूज होते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सिंपल सा बता दूं कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये इनहिबिट करते हैं बोथ नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के रीअपटेक को, यानी जहां पे वो रिलीज होते हैं तो वो सिनेप्टिक लेफ्ट में ज्यादा देर पड़े रहें। बहुत ही सिंपल है। और SSRI का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि जहां सेरोटोनिन रिलीज होता है वो सिलेक्टिवली सिर्फ सेरोटोनिन को वहां पे रीअपटेक नहीं होने देता, तो वो सिनेप्टिक लेफ्ट पे ज्यादा देर पड़ा रहता है। अब बाकियों में डाउन रेगुलेशन हो जाती है रिसेप्टर की, और जैसे बार बार दवाई वहां पे हो तो रिसेप्टर ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन SSRI में ऐसा नहीं है, यानी इसकी जो है वो टॉलरेंस डेवलप नहीं होती।
तो बाकी जो भी हैं उनके नाम से ज़ाहिर है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब इनके जो है फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, अब ये सेडेट करती हैं, ठीक है, मस्कुलिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर हैं, इनमें एट्रोपाइन लाइक इफेक्ट भी आते हैं। आपने पढ़ा था कि ड्राई एज बोन, मैड एज हैटर, ब्लाइंड एज बैट, तो वो वाले सारे इफेक्ट्स यहाँ पे आ सकते हैं और ये सीजर का थ्रेशोल्ड भी बढ़ा देती हैं। इसके बाद हम जो असल बात है वो क्लिनिकल यूजेस की तरफ आएंगे। तो पहली तो बात यह है कि नाम से ज़ाहिर है एंटी डिप्रेसेंट्स, तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो मेजर डिप्रेशन है जिसमें बंदे को सुसाइडल थाट्स, नेगेटिव थाट्स, लोनलीनेस फील होता है, हमारे स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा है डिप्रेशन, वैसे भी सोसाइटी में है, तो उनमें SSRI आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत यूज़ हो रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कुछ बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं, कभी खुशी कभी गम, आपने फिल्म का नाम सुना होगा। बाइपोलर डिसऑर्डर में उनको बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। उनमें खुशी हो तो मैनिया होता है, थोड़ी खुशी हो तो हाइपोमेनिया होता है और डिप्रेशन का भी फेज आता है। तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में अगर किसी में डिप्रेशन ज्यादा हो तो दे सकते हैं, अगर किसी में खुशी ज्यादा हो तो SSRI उसको सुसाइड तक ले जाते हैं। उनमें ये नहीं देने सारी जिंदगी आपने। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में SSRI देने से पहले 1000 बार सोचना है। फिर हमारे पास एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है जिसमें खाम खा की बेचैनी, परेशानी और हर चीज को ज्यादा जो है वो स्ट्रेस लेना। उसमें जो बड़ा डिसऑर्डर है उसको गेड कहते हैं, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। उसका इलाज भी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स हैं और बाकी भी एंटी डिप्रेसेंट हैं। इसके अलावा फोबिक डिसऑर्डर होते हैं, कुछ लोगों को हाइट का फोबिया होता है, किसी को अंधेरे का फोबिया होता है, किसी को क्राउड का, उसमें भी ये यूज होते हैं। इसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर, उनको लगता है कि मुझे हार्ट अटैक जैसा, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, फीमेल में बहुत कॉमन है, इमरजेंसी में ये पैनिक डिसऑर्डर में बहुत अच्छे हैं। उसके बाद अटेंशन डेफिसिट हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर है, इनमें बंदा बहुत ही एक्टिव होता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर देखता रहता है, उनके भी ये जो है उनको स्लो करती है, ये उनमें इफेक्टिव है। इसके अलावा जो प्रीमेच्योर एजाकुलेशन हो जाती है कुछ बंदों में, उनमें SSRI सेक्सुअली डिसफंक्शन को ठीक करते हैं। लेकिन इनका साइड इफेक्ट भी है, अगर किसी बंदे की एरेक्शन को भी ये मुतासर कर सकती हैं और सेक्सुअली डिसफंक्शन भी कर सकती हैं और सेक्सुअली यूज भी हो सकती हैं, क्योंकि ये डिलेड प्रीमेच्योर एजाकुलेशन को खत्म भी करती हैं। मैंने पहले भी बताया कि जो डुलोक्साटिन है ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो हमारे पास जितने भी डिसऑर्डर थे, अच्छा एक डिसऑर्डर होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। वो ये होता है कि आप जाके देखते हो यार मैंने रोल नंबर लिखा था कि नहीं, वो फिर जाके चेक करता है। इसी तरह वॉशरूम से आता है तो हाथ को धो रहा है 5-7 मिनट, ये होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ताला लगाया कमरे को, फिर आपने चेक किया कि क्या मैंने ताला लगाया था कि रूम को नहीं लगाया था, ये होता है OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसको मजबूर करता है कि जाके उसको देखो। अच्छा, जनरलाइज पैनिक अटैक बता दिया, सोशल फोबिया बता दिए, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, किसी की अम्मी फौत हो गई, अबू फौत हो गया, कोई लड़की छोड़ गई, तो उसके बाद भी जो स्ट्रेस जाता है उसमें भी ये हमारी यूज होती हैं। बुलिमिया नर्वोजा, एनोरेक्सिया नर्वोजा, जिसमें वो खाना पीना छोड़ जाती है, उल्टियां करती है, अपनी वेट लॉस होता जाता है, वहां पे भी ये यूज होते हैं। और प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने से पहले फीमेल्स में ज्यादातर मूड चेंजेस होती हैं, किसी किसी में बहुत ज्यादा होती हैं, उसमें भी SSRI यूज होती हैं। बाकी आपको पता है कि हमने पढ़ा था पीछे निकोटीन वाले चैप्टर में, वेरेनिकलीन जो है वो स्मोकिंग सेसेशन में यूज होती है। इसी तरह बुप्रोपियान भी जो है वो बाम में BAM, यानी ये वो हेट्रोसाइक्लिक वाला था, बुप्रोपियान, अमाक्सापिन और मीरताजिपिन, ये भी बुप्रोपियान स्मोकिंग सेसेशन में यूज होती है। अब ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के मैंने कहा साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तो डोपामिन, इसके जो एंटी मस्करीनिक है वो वाले इफेक्ट भी देती है, तो उसके थे ड्राई एज बोन, रेड एज बीट, मैड एज हैटर, वो वाले। अगर 3C से हम यूजुअली याद करते हैं, जैसे धतूरा और एट्रोपिन से कन्वुल्जन, कोमा, वो वाले फीचर्स आते हैं, हेलुसिनेशन, तो ये सारे करवाती है। अब देखें एट्रोपिन लाइक इफेक्ट्स वही हैं कि प्यूपल डायलेटेड होंगे और ड्राई एज बोन, खुश्की होगी, कब्ज होगा। आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, अगर एट्रोपिन वाला चैप्टर आपने ध्यान से पढ़ा है तो उनमें 4 दवाएं लिखी हुई हैं, ऑक्सीब्यूटेनिन, टालटेरोडीन, सोलिफिनासिन, डेरिफिनासिन। इसके अलावा ये सारी हाइपोटेंशन भी करवाते हैं। इसके अलावा अल्फा ब्लॉकर प्राजोसिन, वो भी आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन करवाते हैं। तो ये आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन यानी जब वो खड़ा होगा तो उसका BP 10 मिलीमीटर से ज्यादा कम हो जाएगा। और ECG पे भी चेंजेस करवा सकती हैं। कार्डियोमायोपैथीज, ट्रेमर एंड पारेस्थेसिया, उसको ट्रेमर भी हो सकते हैं, स्किन सेंसिटिविटी भी बढ़ सकती है।
अब जैसे धतूरा से एगिटेशन होती है, धतूरा के 9D हमने पढ़े थे फोरेंसिक में। डिलीरियम आप देखें, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, कन्वर्जन एंड कोमा, तो झटके भी लग सकते हैं, हाइपरपेरेक्सिया, उसका टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, कार्डियक कंडक्शन डिफेक्ट्स, कोई हार्ट बुला के भी इफेक्ट्स करवा सकती है। तो आपने 3C याद रखनी है, कोमा, कन्वल्जन एंड कार्डियोटॉक्सिसिटी। अब कोमा कन्वल्जन के साथ डिलीरियम, एंग्जाइटी, हाइपर बिहेवियर जो होता है आमतौर पे, ये सारा हमने लिखना है। तो ये हमें ट्राइसाइक्लिक का क्लियर कट पता होना चाहिए। और अगर ये ग्वानिडीन जो हमने पीछे पढ़ा था, रेजरपिन, ग्वानिडीन, तो उनके साथ मिला के ये उसका बीपी का इफेक्ट भी जो है वो कर सकती है। एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ ग्वानिथाइडीन उसको रिवर्स कर सकती है। और ऐसे सारे ही हैं, इनके भी साइड इफेक्ट प्रॉफ में हमें आने चाहिए। पहली बात यह है कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन कर सकते हैं क्योंकि ये इरेक्शन को मुतासर करते हैं, लेकिन ये डिलेड इजेक्शन का इलाज भी हमें ये पता होना चाहिए। इसके बाद है कि कोई भी दवाई खाएंगे, नाजिया वोमिटिंग साहब में लिख दिया करो। हेडेक भी करवाती हैं किसी किसी पेशेंट में, और एगिटेशन और इंसोम्निया, क्योंकि अगर सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा हो जाए तो बंदा मेनिया में चला जाता है, और वो ऐसे जल्दी बोलना, ज़्यादा तेज़ हो जाना, तो ये सारे मेनिया के फीचर, फिर वो इंसोम्निया में चला जाएगा। ब्रेन हाइपर एक्टिव हो तो एगिटेशन भी होती है, जैसे थियोफिलीन वाले चैप्टर में लिखा हुआ है। तो ये एगिटेशन और इंसोम्निया जो है वो थियोफिलीन के भी साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि वो हाइपर एक्टिविटेशन ऑफ ब्रेन करती हैं। तो इधर भी वही है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन में लिखा है, डिटेरिनेस, वो तेजी है। आपको पता है एकथेजिया, जैसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, एकथेजिया यही होता है कि बंदा ऐसे टांगे हिला रहा होता है, तो ये वाला। और डिस्किनेजिया, ये भी जो है वो फेस की, आर्म की, लेग की ऐसे मूवमेंट्स हैं खुद ब खुद, तो ये मूवमेंट डिसऑर्डर भी करवा सकती है। और डिस्टोनिक रिएक्शन, टोन भी खराब हो सकती है। इनका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, वो है क्यूटी, प्रोलॉन्गेशन ऑफ हार्ट। अब क्यूआरएस कम्प्लेक्स तो वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन को शो करता है, और टी वेव जो है वो रीपोलराइजेशन को शो करती है। अब ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के दरमियान एक लंबा गैप आ जाता है, इसको कहते हैं क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। ईसीजी के ऊपर ये नजर आता है। ये कुछ और दवाइयां भी करती हैं, और इसलिए इसका इलाज जो है इसको ईसीजी पे देखना होता है। जैसे हमारी एजोमार्क्स है कोरोना में, क्लोरोक्विन, ये दोनों क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करती हैं। तो अब इन दवाइयों को एक साथ नहीं मिलाना होता, इसलिए यानी हार्ट बुलाक की तरफ जा रहा होता है। तो ये हमें याद रखना है कि एसएसआरआई जो है वो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करती है। बाकी है कि CYP450 इंजाइम के ये इनहिबिटर भी हैं। बाकी इनहिबिटर पहले वाले चैप्टर में हमने कीटोकोनाजोल है, रिटोनावीर है, अल्कोहल है, ये हमने पढ़े थे। अब जो आइसोनियाजिड है, ये भी जो है वो CYP450 के इनहिबिटर हैं, जबकि सिपर CPR वो इंड्यूसर है। कार्बामेजिपिन, जिसको टेग्राल कहते हैं, फेनिटैन, और वो एंटी कन्वल्सेंट है, फिनोबार्बिटोन, वो भी एंटी कन्वल्सेंट है, और रिफाम्पिसिन, टीबी की दवाई। टीबी की एक दवाई इंड्यूसर है, एक इनहिबिटर है। इसी तरह जो झटके लगते हैं उनकी एक इंड्यूसर है, एक इनहिबिटर है। जैसे वाल्पुरिक एसिड इनहिबिटर है, और जो फेनिटैन है और फिनोबार्बिटोन है वो इंड्यूसर है। कार्बामेजिपिन भी इंड्यूसर है। तो जब अब ये इनहिबिट करेगा, तो जैसे कोई बंदा वारफेरिन खा रहा है, तो अब वो मेटाबोलाइज हो नहीं रही, वो खून में बढ़ती जाएगी। अब वारफेरिन खून पतला करने वाली दवाई है, इसके साथ कोई मरीज बेचारा हेमरेजिक स्ट्रोक के साथ आ जाएगा। तो इस पॉइंट को जरूर हमें याद रखना है कि अगर ये दवाएं हम दे रहे हैं, कोई हार्ट के वाल्व का पेशेंट वारफेरिन ले रहा है, ऐसा ना हो कि बेचारे को अंदर सर में ब्लीड हो जाए और हमें ये इफेक्ट पता भी ना हो। क्यूटी प्रोलॉन्गेशन और CYP450, बाकी छोटे छोटे इन्होंने लिखे हुए हैं, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट है कि सेरोटोनिन सिंड्रोम क्या होता है। जब भी सेरोटोनिन एक्सेस में आ जाए, ये यूजुअली फ्लॉक्सीटिन जो इनकी प्रो ड्रग थी और MAO इनहिबिटर्स, इनके साथ, और आगे जो हम ओपियाइड वाले चैप्टर में भी लिखा हुआ है उनके साथ, जैसे डेक्स्ट्रोमिथार्फन मैंने कहा कफ के सिरप में यूज होता है, मिपेरिडीन जो कि पोटेंट, हमारा MMF मैंने पढ़ाया था, मिपेरिडीन पोटेंट ओपियाइड है, ये उसके साथ मिलके सेरोटोनिन की बहुत ज्यादा एक सैलाब आता है, जिसको सेरोटोनिन क्राइसिस कहते हैं। उसमें क्या होता है, मसल रिजिड, यानी बहुत एक्टिवेशन हो जाएगी, मसल रिजिड हो जाएंगे, हाइपरथर्मिया हो जाएगा, यानी जब एक्शन पोटेंशियल बनेगा, कैल्शियम ट्रोपिन, वो क्या होती है, मायोसिन ट्रोपोमायोसिन का ब्रिज बनेगा, कार्डियोवास्कुलर इंस्टेबिलिटी, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन और बढ़ जाएगा, मार्क्ड CNS स्टिमुलेटरी इफेक्ट इंक्लूडिंग द सीजर। जितनी भी एंटी डिप्रेशन है, ये सीजर का जो है वो थ्रेशोल्ड बढ़ा देती हैं, क्योंकि ये एक्साइटेशन कर रही हैं ब्रेन की। तो बाकी एंटी सीजर ड्रग मसल रिलैक्सेंट के साथ भी इसका जो है ये इफेक्ट है। टॉक्सिसिटी हमें अब इंडिविजुअल ड्रग की वो बता रहा है,
कि मीरटाजिपिन जो है ये मार्केटली वेट गेन करती है। SSRI के दो इफेक्ट्स हैं। अगर तो मोटा बंदा ले रहा है उसमें भूख कम करती है, उसमें डिक्रीज वेट करती है। और एक बंदा जिसको इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी है, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उसके अंदर जाता ही कुछ नहीं है और वोमिटिंग हो जाती है और उसको पाल्पिटेशन, दिल की धड़कन तेज रहती है, पैनिक अटैक्स आते हैं, वो डर के कुछ खाता ही नहीं है। तो उसका जब इफेक्ट रिलीव होगा, उसकी टेंशन खत्म होगी, उसकी भूख बढ़ेगी और उसमें वेट गेन होगा। बाकी में वो वेट लॉस जो मोटापे वाले बंदे हैं, तो ये आपने इफेक्ट को देखना है। अमॉक्सापिन है हमारे पास। अमॉक्सापिन वो बाम के साथ है, मैंने पहले बताया। तो अमॉक्सापिन जो है, याद रखेंगे, डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोलैक्टिन, यानी डोपामीन प्रोलैक्टिन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब ये डोपामीन को कम करती है, जिसका मतलब है कि प्रोलैक्टिन बढ़ेगा। प्रोलैक्टिन जब बढ़ेगा तो क्या होगा, गैलेक्टोरिया होगा, एमिनोरिया गैलेक्टोरिया सिंड्रोम। अब जब भी माँ दूध पिला रही हो तो उसको साथ एमिनोरिया होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, FSH LH बंद हो जाते हैं। इसके बाद है कि वेनलाफैक्सिन जो है, ये कार्डियोटॉक्सिसिटी इसकी मशहूर है। और वेनलाफैक्सिन की अगर एक भी डोज छोड़ें तो सीवियर विथड्रॉल सिंड्रोम आता है, इसलिए वेनलाफैक्सिन हमने कभी प्रिस्क्रिप्शन में देखी भी नहीं है। और निफाजोडोन है, जैसे मैंने कहा तराजू और निफाजो दो भाई हैं, तो निफाजोडोन जो है वो जिगर के लिए खतरनाक है। जिगर के लिए और कौन सी दवा खतरनाक है, उसका फॉर्मूला हिप है। ऐसे हेलोथेन जो एनेस्थीसिया वाले देते हैं, ऐसे आइसोनियाज़िड टीबी की दवाई, पी से प्रोकेनामाइड भी है, पी से पैरासिटामोल भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला ये एंटी डिप्रेसेंट्स के जो मोटे मोटे एक्शन थे, ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। आप इसमें SSRI और जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, इनके ऊपर जितनी भी ग्रेड बनाए, बाकी सारी की क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए। एक टेबल बना हुआ है, मेरे ख्याल में इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं है। थैंक यू।